हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर एमपी जीके से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक जो सीरीज वाइज चल रहा है, जिसमें आज जो है हम गौड़ जनजाति पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हमारी वीडियो में संपूर्ण डिस्कशन जो है वो गौड़ जनजाति से रिलेटेड होने वाला है और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो हम गौड़ जनजाति से रिलेटेड आज डिस्कशन करने वाले हैं, जो आने वाली सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक गौड़ जनजाति। बात करें अगर मध्य प्रदेश की गौड़ जनजाति की, जो कि भील जनजाति के पश्चात दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कहलाती है, साथ ही साथ अगर हम उपजाति को भी सम्मिलित कर लें तो ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति बन जाती है समूह जनजाति के आधार पर। तो याद अब हम स्टार्ट करते हैं गौड़ जनजाति। बात करें गौड़ जनजाति के निवास स्थान की, तो मैंने आपको बताया वैसे तो नॉर्मली गौड़ जनजाति की जितनी भी आपको उप जनजाति देखने को मिलेगी ये मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आपको देखने को मिल जाएंगी, परंतु मुख्यतः अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो मध्य भाग हो जाएगा यहाँ आपको गौड़ जनजाति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वीय भाग होगा वहाँ आपको गौड़ जनजाति की उपजाति देखने को मिल जाएंगी। तो कल जैसे एक वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कशन किया था, मैंने आपको मैप के थ्रू बताया था, वहाँ हमने डिस्कशन किया था कि आप पूरा जब पूर्वी क्षेत्र देखेंगे मध्य प्रदेश का मैप के थ्रू पूर्वी क्षेत्र देखेंगे तो वहाँ आपको गौड़ जनजाति के अलावा कई और प्रकार की जनजाति भी देखने को मिलेंगी। तो गौड़ जनजाति का क्षेत्र बात करें तो मध्य भारत हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और साथ ही साथ जो है वो थोड़ा सा भाग हमारा पूर्वी क्षेत्र का भी हो जाएगा एमपी के मैप के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात करते हैं उपजाति की। तो उपजाति में आपको कई प्रकार की उपजाति जैसे कि ओझा, परधान, सोलहास, अगरिया, कोयलाम्बूतीस, तो ये आपको प्रमुख जो है उपजाति देखने को मिलेगी। कौन कौन सी हो जाएंगी? ओझा, परधान, सोलहास, अगरिया, कोयलाम्बूतीस, है ना, ये क्या हो जाएगी? कोयलाम्बूतीस। ये प्रमुख आपको उपजाति देखने को मिलेगी गौड़ जनजाति की। अब बात करते हैं गौड़ जनजाति की जो प्रमुख जातियां हैं इनके आखिर कार्य क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर जनजाति किस प्रकार के कार्य जो है करती है, किस प्रकार का उनका व्यवसाय होता है। तो बात करें अगर हम मुकद्दम जो एक उपजाति है गौड़ जनजाति की, मुकद्दम, तो मुकद्दम की अगर हम बात करें तो ये पंचायत का मुखिया होता है। जो गौड़ पंचायत लगती है ना, गौड़ जनजातियों की जो पंचायत लगती है उसके मुखिया को क्या कहा जाता है? मुकद्दम कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे ओझा की अगर हम बात करें तो ओझा जो है गौड़ों में जो होते हैं पंडित्याई करने वाले या तांत्रिक जो होते हैं उनको ओझा, मतलब ओझा जनजाति से संबंधित होते हैं, जो पंडित्याई करते हैं या फिर तांत्रिक करते हैं या तांत्रिक के क्षेत्र में जो होते हैं वो आपके ओझा जनजाति हो जाती है। फिर बात करते हैं परधान। तो परधान जनजाति जो होती है वो गौड़ जनजाति के अंदर पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। तो याद रखना है कि जो गौड़ जनजाति के अंदर जो प्रधान उपजाति होती है उनके जो व्यक्ति होते हैं, प्रधान जाति के व्यक्ति जो होते हैं वो पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। फिर बात करते हैं कोयलाम्बूतीस की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत इनके जो व्यक्ति होते हैं, कोयलाम्बूतीस जनजाति के जो व्यक्ति होते हैं वो गौड़ जनजाति में नाचने और गाने का कार्य करते हैं। नाचने और गाने का कार्य जो है वो कोयलाम्बूतीस जनजाति द्वारा जो है किया जाता है नाचने और गाने का कार्य। फिर बात करते हैं हमारा जो आ जाएगा सोलहास की बात करें तो बढ़ईगिरी करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। बढ़ईगिरी करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। फर्नीचर से रिलेटेड ये हो जाएंगे हमारे सोलहास। फिर बात करते हैं अगरिया। तो अगरिया जो है लोहारगिरी का कार्य करते हैं। लोहे से संबंधित जो कार्य होते हैं वो अगरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं गौड़ जनजाति की अगर हम बात करें तो ये द्रविडियन शब्द से है और द्रविडियन मूल का इनको माना जाता है। जैसे कि हमने भील जनजाति में भी आपको बताया कि उनको भी द्रविडियन रूप का जो है मूल रूप का जो है माना जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको भील से रिलेटेड भील शब्द का अर्थ जो कि धनुष होता है वो भी आपको बताया था। तो आपको याद रखना है कि गौड़ जनजाति द्रविडियन मूल के जो है माने जाते हैं। फिर बात करते हैं गौड़ों के प्रमुख
वर्ग। गौणों की अगर वर्ग की आधार के पे बात करें तो दो प्रकार के वर्ग आपको देखने को मिलेंगे गौण जनजाति के अंतर्गत। एक हो जाएगा राजगौण और एक हो जाएगा धूमगौण। तो दो गौण आपको वर्ग याद रखना है, किसके अंतर्गत? गौण जनजाति के अंतर्गत। एक हो जाएगा राजगौण, दूसरा हो जाएगा धूमगौण। राजगौण, धूमगौण। बात करें अगर राजगौण की तो ये शासक वर्गों से संबंधित माने जाते हैं, जो कि इतिहास में जिन्होंने शासन किया है उन शासक वर्गों से किसको माना जाता है? उनको माना जाता है राजगौणों से संबंधित। अब बात करते हैं धूमगौण। धूमगौण जो हैं इनको जो सैनिक वर्गों से माना जाता है, मतलब उस समय के जो सैनिक हुआ करते थे वो धूमगौण के अंतर्गत आते थे। बात करें अगर राजगौण की तो वर्तमान समय में ये भूस्वामी से संबंधित हैं, मतलब इनके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि आपको देखने को मिलेगी वर्तमान समय में, जो वर्तमान समय के आपको राजगौण देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ बात करें धूमगौण जो आपको वर्तमान समय के देखने को मिलेंगी वो सामान्य वर्ग से और अत्यधिक पिछड़ी जनजाति से संबंध रखते हैं। तो धूमगौण की स्थिति जो है वो अभी सामान्य से सामान्य स्थिति पर है, परंतु राजगौण जो हैं वो स्थिति से थोड़ा सा अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये जो हैं कहीं ना कहीं इनका जो है भूमि पर अधिक अधिकार रहा है। और इतिहास में भी हम बात करें तो शासक वर्गों से ये संबंध रखते हैं। फिर बात करते हैं निवास के आधार पर धूमगौण। अगर हम गौणों की बात करें निवास के आधार पर, तो निवास के आधार पर आपको तीन प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक आपको देखने को मिलेगा राजगौण, एक आपको देखने को मिलेगा धूमगौण और एक आपको देखने को मिलेगा मूरिया या मारिया। मूरिया या मारिया। बात करें अगर राजगौण की तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ भू स्वामी से संबंधित हैं। भू स्वामी से संबंधित है मतलब भूमि पर इनका पर्याप्त अधिकार रहा है। फिर बात करते हैं धूमगौण। धूमगौण जो साधारण वर्ग से संबंध रखते हैं। और बात करें मूरिया या मारिया, ये अत्यधिक पिछड़ी जनजाति से संबंध रखते हैं। आज की स्थिति में भी ये अत्यधिक पिछड़ी जनजाति से संबंध रखते हैं, इनकी स्थिति आज भी अत्यधिक पिछड़ी है। तो बात करें मारिया या मूरिया जो अत्यधिक पिछड़ी जनजाति है। और याद रखना है आपको धूमगौण जो है वो साधारण वर्ग के अंतर्गत आती है और राजगौण जो है वो भूमि से संबंधित, जो भूमि से संबंधित जितने भी व्यक्ति होते हैं इसके अंतर्गत जिनके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि और भूमि का अधिकार होता है वो आपके राजगौण से संबंध रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख विवाह। जैसे कि आपको पता है गौण के अंतर्गत प्रमुख प्रकार के विवाह चलते हैं, तो उन पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आता है आपका दूध लौटावा। दूध लौटावा एक ऐसी प्रथा होती है जिसके अंतर्गत अपने मामेरे और मौसेरे भाई बहन के साथ जो है विवाह किया जाता है, तो इसके अंतर्गत इसको दूध लौटावा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत जो है अपने मामा की लड़की या फिर अपने बुआ के जो है लड़के को जो है के साथ इसमें जो है विवाह किया जा सकता है, जिसको जो है दूध लौटावा कहा जाता है। इसी के साथ इसमें एक लमसैन विवाह भी चलता है जो अत्यधिक प्रसिद्ध है। साथ ही साथ आपको चढ़ विवाह और पठौनी विवाह भी देखने को मिलेगा। बात करें चढ़ विवाह या पठौनी विवाह की तो चढ़ विवाह तो नॉर्मल ही है, जिसके अंतर्गत दूल्हा जो है बारात लेकर जाता है और दुल्हन को लेकर आता है, तो ये तो हो जाएगा आपका चढ़ विवाह। लेकिन जो पठौनी विवाह होता है इसके अंतर्गत दुल्हन बारात लेकर जाती है दूल्हे के घर और दूल्हे को लेकर आती है ना, दुल्हन बारात लेकर जाती है दूल्हे के घर, तो ये हो जाएगा पठौनी विवाह। तो पठौनी विवाह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। थोड़ी सी प्रथा ये डिफरेंस है, इसलिए आपको ये पठौनी विवाह याद रखना है और साथ ही साथ आपको चढ़ विवाह भी याद रखना है। शब्द आपको याद रखना है, कई प्रकार के एग्जामों में शब्दों से रिलेटेड अर्थ या शब्द किस जाति से संबंध रखता है कि ये विवाह किस जाति से संबंध रखता है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। फिर बात करते हैं गौणों का जो है पूजनीय वृक्ष की बात करें तो गौण जनजातियों का जो पूजनीय वृक्ष है वो पीपल हो जाता है। क्या हो जाता है? पीपल हो जाता है। साथ ही साथ बात करें गौणों का महत्वपूर्ण वृक्ष की महत्वपूर्ण वृक्ष की बात करें तो महुआ का वृक्ष हो जाता है। महत्वपूर्ण वृक्ष इसका महुआ का वृक्ष होता है, लेकिन पूजनीय वृक्ष की बात करें तो वो पीपल का वृक्ष हो जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। फिर बात करें गौणों का उपासना वाला जानवर तो क्या हो जाता है? उपासना वाला जानवर नाग हो जाएगा। भील जनजाति में भी हमने डिस्कस किया था जिसमें उपासना वाला जानवर जो है वहां पे भी आपका नाग था।
था और यहाँ पर भी उपासना वाला नाग ही हो जाएगा। फिर बात करते हैं गौड़ों के महत्वपूर्ण भोजन। तो गौड़ों के महत्वपूर्ण भोजन की अगर हम बात करें तो भील में हमने क्या पढ़ा था, भील में हमने पढ़ा था मक्के की रबड़ी, उसके अंतर्गत हमने भील जनजाति में पढ़ा था। और गौड़ जनजाति में चावल, मक्का, कुटकी और प्रमुख है एक भात। तो ये प्रमुख भोजन हो जाते हैं भील जनजाति के। क्या क्या हो जाएंगे, चावल, मक्का, कुटकी और भात। इसमें भात आपको इंपॉर्टेंट है। फिर बात कर रहे हैं गौड़ों का एक परंपरागत मेला आपको देखने को मिलेगा बढ़ई। क्या देखने को मिलेगा, बढ़ई, जो कि गौड़ों का एक प्रमुख मेला हो जाएगा। जैसे कि हमने भगोरिया कहाँ पर देखा था, भील जनजाति में देखा था, वैसे इसके अंतर्गत गौड़ जनजाति के अंतर्गत प्रमुख मेला जो हो जाएगा बढ़ई हो जाएगा, जो आपको मंडला जिले में खास तौर पर देखने को मिलेगा। और मैंने आपको भगोरिया कहाँ बताया था, झाबुआ जिले में बताया था। तो याद रखना कि झाबुआ के अंतर्गत भगोरिया जो आपका भील जनजाति से संबंधित एक प्रमुख मेला हो जाएगा। और वहीं बढ़ई मेले की अगर बात करें तो ये गौड़ जनजाति से संबंधित है और जिला मंडला हो जाएगा। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद गौड़ों के नृत्यों की बात करें तो कर्मा नृत्य, सैला, भड़ौनी, सुआ, एवालतोर, दीवानी, बिरहा, करवा, कहरवा, कहरवा, है ना। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, कर्मा, सैला, बिड़ौनी, सुआ, एवालतोल, दीवानी, बिरहा, बिरहा और करवा, कहरवा, कहरवा। तो ये इंपॉर्टेंट जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, नृत्य हो जाएंगे गौड़ जनजाति से संबंधित। इसमें एक इंपॉर्टेंट नृत्य आपको याद रखना है कर्मा। कर्मा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये विश्व का प्रथम लोक नृत्य है। विश्व का प्रथम लोक नृत्य क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कर्मा। तो कर्मा विश्व का प्रथम लोक नृत्य है जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जिसको गिनीज बुक में जो है शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्मा। किस जाति से संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, तो गौड़ जनजाति से संबंधित है। फिर बात करते हैं राहुल फाटा, राहुल पाटा। राहुल पाटा एक प्रकार का गीत है जो कि नॉर्मल अंतिम संस्कार में गाया जाता है। क्या हो जाएगा, खाहुल फाटा, खाहुल फाटा, खाहुल पाटा, है ना। तो याद रखना कि खाहुल पाटा जो है वो एक प्रकार का आपका गीत हो जाएगा जो अंतिम संस्कार में गाया जाता है। फिर बात करते हैं प्रमुख देवता के। तो प्रमुख देवता में जैसे कि ठाकुर देव हो जाएगा, माताबाई हो जाएगा, दूल्हा देव हो जाएगा, है ना, बधेश्वर हो जाएगा, सूरज देव हो जाएगा, खैर माता हो जाएगा, नारसेन हो जाएगा। तो ये प्रमुख आपको देवताएं देखने को मिलती हैं किसके अंतर्गत, गौड़ जनजाति की। कृषि की बात करें तो झूम प्रकार की इनके द्वारा कृषि की जाती है। झूम प्रकार की खेती इनके द्वारा जो है, कृषि खेती इनके द्वारा की जाती है। फिर बात करते हैं परंपरागत पर्व। इनके जो परंपरागत पर्व हैं जो लगातार कंटिन्यू ये मनाते रहते हैं तो वो हो जाएगा बिदरी। बिदरी के बाद हो जाएगा बकपंथी, हरडीली, नवा खनी, जवारा, मड़ई और छेरता। तो ये प्रमुख जो हैं पारंपरिक पर्व हो जाएंगे गौड़ जनजाति से संबंधित। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे वो हमारे आज के गौड़ जनजाति से रिलेटेड थे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले सभी एग्जामों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।